हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी उम्मे मरियम उस्मानी एंड वेलकम बैक टू यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं, 4 पार्ट पूरे बनाए हैं उस पर। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब देखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट की क्या मीनिंग है। एलिमेंट क्या होता है, तो किसी भी चीज में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी चीज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जरूरी हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं उसका एलिमेंट। इसी तरह से जैसे एलिमेंट किसी जरूरी हिस्से को कहते हैं, उसी तरह से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, जो हमारी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड टोटल कॉस्ट होती है या किसी जॉब से रिलेटेड किसी सर्विस की टोटल जो कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट के जो जरूरी हिस्से होते हैं, जो जरूरी पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो होता है उसकी हम लोग मीनिंग समझते हैं कि क्या होती है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मीन्स, मरियम ये सब धुंधला है हो गया। हाँ, फिर साफ हो गया। काट देंगे। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मीन्स द मेन पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on a particular product, job और सर्विस। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की क्या मीनिंग निकल कर आई कि अगर किसी भी जॉब, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, उस खर्चों के जो मेन पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर जो मेन पार्ट्स आते हैं, वो मेन पार्ट्स होते क्या हैं? जो मेन पार्ट्स होते हैं जिसके बार बार जिक्र हो रहा है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के, उन्हें हम समझते हैं वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये नोट्स बनाते चले आप लोग हमारे साथ साथ। तो वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है? पहले लेवल पे आता है, फर्स्ट होता है हमारा मटेरियल कॉस्ट, देन सेकंड होता है हमारा लेबर कॉस्ट, और थर्ड होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। ठीक, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को के 3 पार्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो अब हम देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, यानी हमारी कॉस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं, जरूरी हिस्से होते हैं, तो 3 जरूरी हिस्से होते हैं। एक होता है मटेरियल कॉस्ट, दूसरी मेन कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट, और तीसरे में बाकी के खर्चों को रखा गया अदर एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। मटेरियल कॉस्ट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मटेरियल किसे कहते हैं। तो देखिए मटेरियल किसे कहते हैं, वो सारी कॉमोडिटीज जिन्हें फैक्ट्री में सप्लाई किया जाता है, यानी सप्लाई टू फैक्ट्रीज फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड्स, फॉर converting them into finished goods। तो वो सारी कमोडिटीज जो फैक्ट्री के अंदर आती हैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं मटेरियल। ठीक है, अब मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? तो मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसे हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट इनकर्ड on various
ऑफ मटीरियल। मटीरियल किसे कहते हैं? वो सारी कमोडिटीज जिसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम फैक्ट्री के अंदर ला रहे हैं उसे हम कहते हैं मटीरियल। और मटीरियल कॉस्ट किसे कहते हैं? जितने भी एलिमेंट हम फैक्ट्री के अंदर ला रहे हैं, यानी जो भी मटीरियल हम लेकर आ रहे हैं या मटीरियल के साथ और भी जो मटीरियल के पार्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो उन सब पे जो मेरा पैसा खर्च हो रहा है उसे हम कहते हैं मटीरियल कॉस्ट। अब जो मटीरियल कॉस्ट होती है फैक्ट्री की, उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी मटीरियल कॉस्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। तो मटीरियल कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटीरियल। तो हमने ये समझा कि मटीरियल कॉस्ट क्या होती है और मटीरियल कॉस्ट कितने टाइप की होती है। तो मटीरियल कॉस्ट में पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। अब इसमें हमको ये समझना है कि ये डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट जो है ये क्या होती है या डायरेक्ट मटीरियल किसे कहते हैं। तो देखिए पहले समझते हैं कि डायरेक्ट मटीरियल किसे कहते हैं। तो ऐसा मटीरियल which are used in the manufacture of a product। तो वो मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं हम? वो मटेरियल जो फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और डायरेक्ट मटेरियल को खरीद कर फैक्ट्री तक लाने में जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या आता है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि क्या मेरा मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, रॉ मटेरियल से सिर्फ वो चीजें मत अंदाजा लगाइएगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने में जो चीज यूज हो रही है वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल के अंदर और क्या क्या चीजें ली जाती हैं? रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड्स, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहली चीज तो आप रॉ मटेरियल ले लें, वो तो लेना ही लेना है। अभी रॉ मटेरियल हम किसे बोल सकते हैं? देखिए, अगर आपका ब्रेड बनाने का बिजनेस है तो ब्रेड आपका क्या हुआ? फिनिश प्रोडक्ट हुआ। और ब्रेड को बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? फ्लोर यूज करेंगे। तो फ्लोर आपका क्या हो गया? रॉ मटेरियल। ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपका बिल्डिंग बनाने का बिजनेस है तो जो आप बिल्डिंग बना रहे हो वो आपका फिनिश प्रोडक्ट हुआ। बिल्डिंग को बनाने में क्या यूज कर रहे हो? ब्रिक्स का यूज कर रहे हो, तो ब्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। अगर आपका ब्रिक बनाने का बिजनेस है तो आपका ब्रिक क्या कहलाएगा? फिनिश प्रोडक्ट कहलाएगा ना। और ब्रिक को बनाने में आप किसका यूज कर रहे हो? मान लो ब्रिक को बनाने में आप क्ले का यूज कर रहे हो तो क्ले आपका रॉ मटेरियल कहलाएगा। इसी तरह से फर्नीचर का बिजनेस है तो जो फर्नीचर बनाकर तैयार करते हो वो फिनिश प्रोडक्ट है। फर्नीचर को बनाने में जितना आप टिम्बर, जितना वुड यूज करते हो वो आपका मटेरियल है। तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल जिसे हम यूज करके अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई स्पेशल मटेरियल लेकर आ रहे हो, स्पेशल मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कोई स्पेशल मटेरियल लेकर आ रहे हो, जैसे आपका बुक बाइंडिंग का बिजनेस है और उस बिजनेस में आपको क्या करना है? फेविकॉल की जरूरत पड़ रही है, तो फेविकॉल को अगर आप लेकर आ रहे हो तो वो आपका स्पेशल मटेरियल हो गया। तो स्पेशल मटेरियल अगर कोई यूज कर रहे हो तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड, एक्सपेंसेस ऑन पैकिंग ऑफ मटेरियल।
अगर आपको अपने मटेरियल को पैक करना पड़ रहा है तो पैक करने में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे आप कर्टल्स लेकर आ रहे हो पैकिंग के लिए, मान लो बैग्स यूज कर रहे हो, तो उन पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सब डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपका ये तो हो गया रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है। अभी देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में पहली चीज तो आपका ये डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल आ जाएगा। इसके अलावा और क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस incurred on purchase of material। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आपका रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल तो आ ही जाएगा। ये सारी चीजें मिलके आपका डायरेक्ट मटेरियल बनाती हैं, ठीक। तो ये डायरेक्ट मटेरियल तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ साथ इस डायरेक्ट मटेरियल को खरीदने में, फैक्ट्री तक लाने में आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो वो सब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। कैसे पैसे खर्च करते हैं हम? अरे भाई हम इम्पोर्ट ड्यूटी देते हैं अगर इंडिया के बाहर से गुड्स को मंगवा रहे हैं, हम ऑक्ट्रॉय देते हैं अगर ट्रक से सामान को ला रहे हैं, इसी के साथ साथ हमें फ्रेट देना पड़ सकता है, कार्टेज देना पड़ सकता है, कैरेज देना पड़ सकता है। ये सारे इनवर्ड अगर एक्सपेंसेस हैं तो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरह का कोई भी खर्चा अगर आपको, एक तो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मटेरियल खरीद रहे हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्लस मटेरियल को खरीदने में कुछ खर्चे कर रहे हो, वो सारी चीजें जब हम मिला लेते हैं तब मेरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आती है। तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद अब हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट दो तरह की होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, देखिए कॉस्ट इनकर्ड ऑन इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल पर जो पैसा खर्च होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है हमारा? देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है, मटेरियल विच आर नॉट कन्वीनियंटली identified in finished product। तो जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है उसमें हम जिस मटेरियल को आसानी से ढूंढ नहीं सकते उस मटेरियल को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल को खरीदने में, जो उसको यूज करने में जो पैसा हमारा खर्च हो रहा है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अभी इनडायरेक्ट मटेरियल होता क्या है कि जो प्रोडक्ट में यूज तो हो रहा है लेकिन हम इजीली उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जैसे आपको क्लॉथ स्टिचिंग का बिजनेस है, मान लो आपके यहाँ कपड़े सिलते हैं या आप एक टेलर हैं या हम एक टेलर हैं और हम कपड़े सिलते हैं, ठीक। तो कपड़े अगर हम सिलते हैं तो कपड़े को सिलने में हमारा मेन डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? क्लॉथ। बट उस क्लॉथ को सिलने के लिए हम किस चीज का यूज कर रहे हैं? थ्रेड का। तो थ्रेड क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अगर हमारा स्टिचिंग का बिजनेस है, मान लो हम टेलर हैं, तो स्टिच करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? क्लॉथ की जरूरत होगी और थ्रेड की जरूरत होगी। तो क्लॉथ जो हमारा होता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल और उसको सिलने में थ्रेड का जो यूज किया जा रहा है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक। इसी तरह से अगर हम शूज बना रहे हैं तो शूज को बनाने में क्या यूज होता है? लेदर। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। बट शूज को स्टिच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शूज को बनाने में हम थ्रेड का यूज करते हैं, नेल्स का यूज करते हैं,
तो ये थ्रेड्स और नेल्स जो है ये हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोगों ने, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट और एक्सपेंसेस को, अदर एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।